नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है ये दोस्तों, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक बस होने ही वाला है, 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में अभी तक जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं सबको इकट्ठा करके मैं आपके लिए लाया हूँ। तो एक सिंगल वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आप वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से जानेंगे सभी क्वेश्चंस को। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बहुत सारी कंटेंट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप यूपी SSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 20 फुल मॉक टेस्ट की सीरीज लाई गई है। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में 20 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको कूपन कोड यूज करना है UPPET99 और ये मॉक टेस्ट मिल जाएगी केवल और केवल 99 रुपए में। एमजेटी ऐप पर जाइए, फुल मॉक टेस्ट सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है वर्ष 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन लेने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कौन कौन से ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं रिसेंट में, इनको आपको जानना जरूरी है। पिछले 2-3, अगले 2-3, ठीक है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2008 कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था, चाइना में हुआ था। इसके बाद 2012 होता है, क्योंकि जो भी ओलंपिक हुआ चाहे वर्ल्ड लेवल का जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें मैक्सिमम दोस्तों सब 4-4 साल की गैपिंग पर होते हैं। तो 2008 हुआ है तो मतलब 2012 होगा, फिर 2016 होगा, फिर 2020 होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी विडंबना ना आ जाए तो, पेंडेमिक वगैरह ना आ जाए तो, ठीक है, जैसे इस बार आ गया था। तो यहाँ पर देखिए बीजिंग ओलंपिक हुआ 2008 में, ठीक है। इसके बाद लंदन में ओलंपिक हुआ 2012 में, फिर रियो ओलंपिक हुआ 2016 में, ठीक है। रियो कहाँ पर? ब्राजील में। लंदन कहाँ पर? ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड में। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन पेंडेमिक आ गया, महामारी आ गई, कोरोना महामारी। इस वजह से 2020 से ना होकर के ये 2021 में आयोजित हो रहा है। और 2021 में कब आयोजित हो रहा है? 23 जुलाई से लेकर के ये 8 अगस्त के बीच में आयोजित हो रहा है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। अब टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये कह तो रहे हैं हम लोग टोक्यो ओलंपिक आयोजित हो रहा है 2021 में, लेकिन इसका नाम रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 ही। ध्यान रखिएगा, नाम इसका रहेगा टोक्यो ओलंपिक 2020। क्लियर? अगला कब होगा? अगला 2024 में होगा। कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ओलंपिक की मेजबानी दोस्तों 2021 में कौन कर रहा है? जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है 2021 में टोक्यो ओलंपिक। लेकिन नाम क्या होगा? अगेन मैंने बताया टोक्यो ओलंपिक 2020। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटो क्या है इसका? तो ये है दोस्तों यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या? यूनाइटेड बाय इमोशन, ये है टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो, ऑफिशियल मोटो। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो इस बार दोस्तों ये कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है, ठीक है, 32वां संस्करण है। देखिए इसके पहले अगर चलें 31वां संस्करण रियो ओलंपिक हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। इसके पहले 31वां से पहले 30वां कहाँ पर हुआ? लंदन ओलंपिक। फिर 29वां कहाँ हुआ था? बीजिंग में, ठीक है। 32वां हो गया। 33वां कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा जी दोबारा बनाए गए हैं, इनको याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ के, ठीक है, अध्यक्ष हैं ये। चलिए अगला, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक या स्पॉन्सर कौन बना है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा, समझिए। आधिकारिक स्पॉन्सर यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो इसमें ऑफिशियल स्पॉन्सर दोस्तों आइनॉक्स को चुना गया है, ठीक है। इसके अलावा भी कई और स्पॉन्सर हैं। जैसे होता क्या है कि कोई भी इवेंट होता है तो उसमें स्पॉन्सर करना मतलब समझ लीजिए कंपनियों के द्वारा उस इवेंट के लिए अपनी प्रचार के लिए पैसा लगाना। कंपनियां अपना प्रचार करवाती हैं, बदले में पैसा लगाती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अब जो भारत की जो ओलंपिक की टीम गई है, ये कपड़े पहनेंगे, ठीक है, ड्रेस पहनेंगे, उस ड्रेस पे लोगो रहेगा कंपनियों का, उसके बदले में कंपनियां पैसा लगाएंगी। इसमें कई प्रकार के होते हैं स्पॉन्सरशिप। एक होता है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप, प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप, बहुत प्रकार के होते हैं, किट स्पॉन्सरशिप। तो यहाँ पर फिलहाल ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है, तो आइनॉक्स आप बताएंगे। इसके अलावा भी और कौन कौन से स्पॉन्सर हैं इंडियन ओलंपिक टीम के? तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में हर्बा लाइफ भी बनी है स्पॉन्सर इसकी, MPL भी स्पॉन्सर है, MPL
MPL दोस्तों ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। अभी मैं आपको सबको बताऊंगा कितना कितना पैसे लगाए हैं। हर्बालाइफ, ठीक है, हर्बालाइफ हो गया। इसके अलावा दोस्तों अभी अमूल जो है ये भी स्पॉन्सरशिप दिया है, स्पॉन्सरशिप हासिल किया है अमूल के द्वारा भी इंडियन ओलंपिक टीम। इसके अलावा दोस्तों JSW स्टील, ठीक है, इतने स्पॉन्सर हैं इंडियन ओलंपिक टीम के। हर्बालाइफ ने दोस्तों कितना लगाया, 2.25 करोड़ रुपए लगाए हैं। कितने, 2.25 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप मिली है। MPL ने किसने लगाया, ये देखिए प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। प्रिंसिपल स्पॉन्सर इसलिए है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप मिली है इससे। अमूल जो कंपनी है जानते ही हो आप लोग, इसने 1 करोड़ लगाया है। ऐसे ही JSW स्टील है, इसने भी 1 करोड़ लगाया है। क्लियर, तब आपको पता चल गया ना कि पैसे के मुताबिक प्रिंसिपल स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर ये सब चुने गए हैं, ठीक है, अपने अपने तरीके से, और इंडियन ओलंपिक टीम को ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में IOC ने किस प्रकार के डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया। तो दोस्तों IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों अभी हाल ही में ब्रेक डांस को, किसे, ब्रेक डांस को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दे दिया है। यानी कि इस बार पहली बार ऐसा होगा जब ब्रेक डांस भी इवेंट होगा, ठीक है, एक प्रकार का ये भी खेल होगा। अगला, हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन बनी। तो पहली महिला नौकायन ओलंपिक में शामिल होने वाली कौन बन गई हैं, नेत्रा कुमानन, ठीक है, नेत्रा कुमानन, इनका नाम नेत्रा कुमानन है। यहाँ पर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नेत्रा लिखा जाएगा, लेकिन ये नेत्रा कुमानन है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो ये पहली महिला नौकायन बन गई हैं ओलंपिक में शामिल होने वाली, पहली भारतीय। ये भारतीय हैं, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर भारतीय महिला नौकायन के बारे में पूछा गया है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया। तो बिलीव इन स्पोर्ट का अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है PV सिंधु को और मिशेल ली को। ध्यान रखिएगा, दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। PV सिंधु दोस्तों ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन है वर्तमान में। 2019 में उन्होंने जीती थी चैंपियनशिप, 2020 में नहीं हुआ, 2021 में टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, इस वजह से 2021 में भी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नहीं होगा। अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसकी घोषणा की है। एक्चुअल में नियम ये है कि जिस बार ओलंपिक आयोजित होना होगा उस वर्ष को छोड़ करके बाकी सभी वर्ष आयोजित किया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। लेकिन इस बार क्योंकि वो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है इसलिए नहीं हुआ, और पिछली बार दोस्तों महामारी की वजह से नहीं हुआ था 2020 का, तो 2019 में PV सिंधु ने जीता था। इस प्रकार से PV सिंधु अभी भी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन है। तो ये हो गई। और कनाडा की है मिशेल ली, ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को दोस्तों वो बिलीव इन स्पोर्ट नाम का अभियान एक शुरू किया गया था ओलंपिक समिति के द्वारा, उसका एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे लोगों में खेल भावना प्रकट की जा सके, लोगों में खेल के प्रति विश्वास बढ़ाया जा सके। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक प्रमुख पद से इस्तीफा दिया। तो टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, किसने, योशिरो मोरी ने। किसने, योशिरो मोरी ने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये टोक्यो ओलंपिक के प्रमुख थे। अब कौन नियुक्त किए गए हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिखा देते हैं। ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, होशिमिटो सेको को। किसे, होशिमिटो सेको। तो ये अब आ गए नए, किसकी जगह पर, योशिरो मोरी की जगह पर, ठीक है। अगला, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी। फेंसर मतलब होता है तलवारबाजी जो करती हैं, ठीक है। तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बन गई हैं, भवानी देवी। कौन, भवानी देवी, नाम भी वैसा है। अगला, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने की घोषणा की है। तो टोक्यो ओलंपिक में भाग कौन नहीं ले रहा है, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि वो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। ओके, चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोबारा अध्यक्ष कौन बने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दोबारा अध्यक्ष कौन बने, तो वो बन गए हैं दोस्तों थॉमस बाख। कौन, थॉमस बाख। ये दोस्तों 2013 से ही हैं, 2013 से ही इस पद पर हैं। अभी ये दोबारा इनका कार्यकाल समझ लीजिए एक प्रकार से बढ़ा दिया गया है। अगला, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने, तो वो बन गए हैं अशोक कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करेंगे ये एकमात्र भारतीय हैं, अशोक कुमार जी। अगला, हाल ही में किस देश पर टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग का जो इवेंट होता है उसमें रोमानिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि रोमानिया कंट्री का कोई भी खिलाड़ी वेट लिफ्टर जो होगा वो इसमें इवेंट में भाग नहीं लेगा टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। इसको किसने लगाया, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने लगाया है इस पर बैन, रोमानिया पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। IOC ने टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्य प्रायोजक किसे बनाया है।
तो अभी हाल ही में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में मुख्य प्रायोजक यानी प्रिंसिपल स्पॉन्सर चुना है एमपीएल को। किसे? एमपीएल को चुना है प्रिंसिपल स्पॉन्सर अपना। अगला, ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है मनप्रीत सिंह जी को। ये पहले भी थे, ठीक है। अच्छा, पुरुषों में पुरुष हॉकी टीम का मनप्रीत सिंह जी हैं। महिला हॉकी टीम के कौन हैं? रानी रामपाल, नाम याद रखिएगा। रानी रामपाल जो हैं ये महिला हॉकी टीम की होंगी कैप्टन, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन। अच्छा, मनप्रीत सिंह से एक और नाम याद रखिएगा, अभी आएगा आगे क्वेश्चन। ये दोस्तों ध्वजवाहक होंगे, भारतीय पुरुषों के पुरुष टीम के ये ध्वजवाहक होंगे। महिलाओं का मैरी कॉम को बनाया गया है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन वो भी आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। आप लोग बस केयरफुली देखते रहिए वीडियो, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा ओलंपिक से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों लॉरेल हबर्ट। कौन? लॉरेल हबर्ट। और ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के, ठीक है। और वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टिंग में है, ठीक है, लॉरेल हबर्ट। तो ये बन गए हैं पहले ट्रांस एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले। अगला देखते हैं, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ऑफिशियल ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग किसे चुना गया है? लक्ष्य है तेरे सामने। कौन? लक्ष्य है तेरे सामने। ये है ऑफिशियल थीम सॉन्ग इंडिया के लिए, ओलंपिक के लिए, ठीक है, इंडियन ओलंपिक के लिए। अब देखिए इसको गाया किसने है, ये क्वेश्चन बन सकता है, जरूर बनेगा। मोहित चौहान, मोहित चौहान, मोहित चौहान ने गाया है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गए हैं दोस्तों अदिति अशोक। कौन? अदिति अशोक, ये गोल्फर हैं और पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गए हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? देखिए आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वजवाहक दोस्तों मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब ओलंपिक में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग ध्वजवाहक भारत की तरफ से जा रहे हैं। महिलाओं के लिए मैरी कॉम होंगी, महिलाओं को रिप्रेजेंट करेंगी, मणिपुर की हैं और 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हैं। मनप्रीत सिंह दोस्तों इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, ये पुरुषों की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैरालंपिक से है, पैरालंपिक से है, ठीक है। पैरालंपिक के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो वो होंगे मरियप्पन थंगावेलु। कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलु। इसको नोट डाउन कर लो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जब से जैसे अभी ओलंपिक खत्म होगा ना, इसके बाद पैरालंपिक शुरू होगा। जब पैरालंपिक शुरू होगा तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी ध्वजवाहक का नाम आ ही गया है चर्चे में, तो आप लोग नोट डाउन कर लो, हो सकता है यहाँ भी पूछा जाए, ठीक है। वरना तो वो तो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा ही। अभी जब ये ओलंपिक हुआ नहीं है तब की वीडियो है, ओलंपिक जब हो जाएगी तो आपको एक और वीडियो दूंगा जिसमें ओलंपिक में भारत का कैसा प्रदर्शन रहा ये आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओलंपिक में अभी तक भारत के कितने मेडल आए हैं इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप चैनल पर सर्च भी कर सकते हो। अगला देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि अगर टोक्यो ओलंपिक में तमिलनाडु राज्य के कोई खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो उसमें जो गोल्ड लाएगा उनको तो मिलेगा 3 करोड़ रुपए। अगर कोई सिल्वर मेडल जीतता है उसको तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा 2 करोड़ रुपए। अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा ही विभिन्न प्रकार की सरकारें जो है भारत में अलग अलग प्रकार से अपने अपने क्षमता के अनुसार अनाउंसमेंट कर दी हैं। जैसे अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा उसने देने की घोषणा की है अपने खिलाड़ियों को। चलिए फिलहाल अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले ज्यूरर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों पवन सिंह। ये भारत के पहले ज्यूरर हैं और एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया में, क्योंकि टोक्यो में तो ओलंपिक हो ही रहा है तो टोक्यो को तो हटा ही दो, वहाँ के ज्यूरर तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा दोस्तों ये एशिया में भी इकलौते हैं, यानी जापान के अलावा इकलौते एशिया में भी ये पहले ज्यूरर हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले, ठीक है, ज्यूरी कमेटी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल विजेताओं को कितनी धनराशि देने की घोषणा की? अगेन वही वाला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि गोल्ड जो लाएगा उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी कोई तो 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी सिल्वर जीतता है तो उसको 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार से। अगर कोई खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसको 2 करोड़ दिए जाएंगे। और अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीतता है लेकिन ओलंपिक में गया है तो उसको 10 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे। तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट होने वाले खिलाड़ी को 10 लाख मिलेंगे।
अब आपके सामने एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो लोग यूपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से। टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ी गए हैं हिस्सा लेने? तो 10 खिलाड़ी गए, इसको याद रखिएगा, जिसमें से 5 जो है मेरठ के हैं, 3 जो हैं ये बुलंदशहर से हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक खिलाड़ी चंदौली और वाराणसी से हैं। चलिए अगला देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण कहाँ पर होने वाली ओलंपिक मसाल रिले को रद्द किया गया? तो दोस्तों ओलंपिक मसाल रिले भी आयोजित होती है, एक मसाल के द्वारा रिले रेस होती है, पता ही होगा आपको, ओलंपिक शुरू होने से पहले, बहुत पुरानी प्रथा है ये, ठीक है। तो जापान में ये आयोजित होने वाली थी, क्योंकि जापान में ही, जापान के शहर टोक्यो में तो ओलंपिक होना है। तो लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये अभी कैंसिल कर दिया गया इस बार, ठीक है। तो इस बार ओलंपिक मसाल रिले नहीं होगा, हालांकि एक्सेप्शन के रूप में एक द्वीप है, उसी पर छोटे इवेंट के रूप में आयोजित करा लिया गया, बाकी वर्चुअल ही होगा। अगला, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों दीपक काबरा। कौन? दीपक काबरा बन गए हैं ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज, ठीक है। चलिए अगला, किस गायक ने टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो हिंदुस्तानी वे, ये दोस्तों हमारी भारतीय ओलंपिक टीम जो है, जो गई है, इसको चीयर करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? AR रहमान और अनन्या बिरला के द्वारा। AR रहमान जी ने गाना लिखा है, कंपोज किया है, और अनन्या बिरला जी ने इस गाना को गाया है, ठीक है, इस सॉन्ग को गाया है, हिंदुस्तानी वे, तो इसको याद रखना है। और लक्ष्य तेरा है सामने, ये तो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है हमारा भारत का, ठीक है। तो उसको किसने गाया है? उसको दोस्तों मोहित चौहान ने गाया है, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिलेगा? तो दोस्तों ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिलेगा मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस दोस्तों ये नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं और ये हैं बांग्लादेश के, तो इनको इस बार टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिलेगा। देखिए ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की शुरुआत अभी पिछली बार से ही हुई है। पिछली बार जो ओलंपिक हुआ था ना 2016 का, 2016 में कहाँ पर ओलंपिक हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। तो तब दिया गया था पहली बार ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। किसे दिया गया था? किप कीनो को, याद रखिएगा, किप कीनो को। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं मिस होगा। किप कीनो को दिया गया था दोस्तों पहला ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, और अब दूसरा लॉरेल पुरस्कार किसे मिल रहा है? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को, जो कि हैं बांग्लादेश के। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको आपको बताना है, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर इस वीडियो को आप केयरफुली देखे होंगे तो इस वीडियो में मैंने 2 बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताओ कहाँ आयोजित किया जाएगा, कौन सा संस्करण होगा, ठीक है। अच्छा कोशिश करना इसके बाद वाला अगर कहाँ आयोजित होना होगा ये भी अगर पता होगा 2028 का, ये भी बता देना। क्लियर। और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है कमेंट बॉक्स पढ़ लेंगे, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया होगा, उनको जवाब मिल जाएगा। क्लियर है। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो। कैसी लगी है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और कम से कम 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। अगली टॉपिक कौन सी होगी ये आप लोग ही कमेंट करके बताओगे। आप लोग के ही कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को जो चाहिए कमेंट करके बताया करो। चलिए इसके अलावा दोस्तों हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो कोर्स है, कंप्लीट हो गया है, आप जाकर के इसे ले सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी के लिए है। और SSC GD का भी, कांस्टेबल का भी है। हमारे सभी कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के लिए होते हैं, ठीक है। आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको MZT ऐप पर मिलेंगे। अच्छा इस वीडियो की क्विज भी आपको MZT ऐप पर मिलेगी और PDF भी आपको MZT ऐप पर ही मिलेगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को 100% कन्फर्म कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल्स मिलने वाले हैं जो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।